यूरोप के बाजारों में भारी उतार चढ़ाव, लिक्विडिटी बढ़ाने, ब्याज दरें घटाने की घोषणा भी मजबूती देने में नाकाम। आगे दरों में और कटौती नहीं करने के द्रागी के बयान के बाद तेज हुई मुनाफा वसूली। क्रूड में भी 2% की गिरावट, यूएस के मार्केट में ऊपरी स्तरों से दबाव, एशिया भी सुस्त, एसडीएक्स निफ्टी सपाट कर रहा है ट्रेड। आखिरकार राज्यसभा में पास हुआ रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल। बिल्डरों ने किया स्वागत, लेकिन जेल की सजा को बताया कठोर। आज आधार बिल होगा पेश। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 8 सरकारी बैंकों को किया डाउनग्रेड, 5 निजी बैंकों का आउटलुक को भी किया नेगेटिव। और आज रियल एस्टेट अवार्ड्स में डीएलएफ को मिला डेवलपर ऑफ द डिकेड का सम्मान। नामी डेवलपर चंद्रू रहेजा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। थोड़ी सुस्ती और थोड़ी कमजोरी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से ईसीबी की अहम बैठक के बाद। बड़ा सवाल है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या 7,500 के ऊपर हम बंद हो पाएंगे? क्या रेंज के बाहर निकलेंगे या फिर होगा कंसोलिडेशन का दिन? क्या हो, ऐसे में आपकी ट्रेडिंग रणनीति बताएंगे। मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और टेक्निकल राय देने के लिए ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। लेकिन अनिल, आप देखिए, जिस तरह से द्रागी साहब ने काम तो काफी अच्छे किए, लेकिन जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उससे बाजार का मूड खराब हो गया। वो कह रहे हैं कि आगे और ब्याज दरें नहीं घटेंगी, और इसी स्टेटमेंट ने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया, कह सकते हैं आप। यूरोप के बाजार ऊपर से करीब 5% नीचे जाकर बंद हुए हैं। ये बताइए, इवेंट खत्म हो गया, अब इस बात को बाजार भूल जाएंगे और अब दूसरे सेंट्रल बैंकर्स की बैठक के ऊपर नजर होगी, या फिर आज थोड़ा रिएक्शन इसकी वजह से देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों में भी? मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत रिएक्शन आ जाए। एक्चुअली क्या हुआ कि इस इवेंट के पहले पूरी दुनिया भर के बाजार भाग चुके थे। कल हम यही बात कर रहे थे कि खबर उम्मीद के मुताबिक आ भी जाए तब भी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो मुझे लगता है अब क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो ऐसे में आप ये मानकर चलें कि अगले सेंट्रल बैंक्स की जरूर जो कुछ भी एक्शन होती है उस पर नजर जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जहां तक हमारे बाजारों के लिए संकेत है, ऐसा कुछ खराब द्रागी साहब ने कहा नहीं है जिसकी वजह से मूड बिगड़ जाए, और नहीं कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप बहुत तेजी कर लें। बिल्कुल, चलिए आपको सुना देते हैं मारियो द्रागी जी ने क्या बयान दिया। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि ईसीबी जो है वो बॉन्ड परचेज जो कर रहा है वो करता रहेगा और अब ज्यादा मात्रा में करेगा, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट है उसने दरअसल डिसअपॉइंट किया। ये सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। This comprehensive package will exploit the synergies between the different instruments and has been calibrated to further ease financing conditions, stimulate new credit provision, and thereby reinforce the momentum of the euro area's economic recovery and accelerate the return of inflation to levels below but close to 2%. चलिए, तो अब नजर रहेंगी अगले हफ्ते होने वाली बैंक ऑफ जापान की बैठक पर और खास तौर पर यूएस फेड की बैठक पर। लेकिन आज भारतीय बाजार को किस तरह से अप्रोच करें? देखिए, मौका दोनों तरफ मिलेगा आज बाजार में ट्रेड करने का, और अगर सरप्राइज आया तो वो पॉजिटिव साइड पर होगा। क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन बाजार में निकले, अब कमोबेश हर आदमी ये मूड बना रहा है कि बाजारों के लिए ऊपर टिकना मुश्किल है, नेगेटिव दिख रहा है। हो सकता है करेक्शन आए, 1000 पॉइंट की तेजी के बाद, 700 पॉइंट की तेजी के बाद अगर एक करेक्शन आता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ अहम लेवल्स पर नजर रखनी होगी। और इसीलिए आज मैंने क्लियर कट बाय या सेल की रणनीति नहीं दी है। मैंने ये कहा है कि किन लेवल्स पर बाजार पहले पहुंचता वो आपके लिए देखना जरूरी है। पहले तो 7,500 है आज के लिए निर्णायक लेवल, जो मैं आगे डेटा में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन नीचे की तरफ 7,400 से लेकर 7,450 बेहद अहम सपोर्ट रेंज आते हुए दिख रहा है। तो उन लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 7,550, 7,575 वो रेंज है जहां बाजार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आज की ट्रेडिंग रणनीति में आपको ये डिसाइड करना है, आप 7,500 के ऊपर बने हुए या नीचे बने हुए। नीचे बने हुए तो थोड़ा कमजोरी का मूड बनाकर चलें, ऊपर है तेजी के मूड में रहे। फिर अगर आप 7,550 की तरफ पहले पहुंचे तो वहां पर एक मंदी की पोजीशन ली जा सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, और पहले नीचे की तरफ आए तो इन लेवल्स पर आप खरीदारी करें। ये तो बात हुई निफ्टी की। लेकिन जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 15,000
और 14,800, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर भी बड़ा सपोर्ट है। इन लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए। 15,300, 15,500 की रेंज में बिकवाली करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि आप ओपनिंग पर ट्रेड ही लें, जब तक आपको अपने लेवल्स न मिले ट्रेड करने की जल्दबाजी न करें। लेवल्स बाजार में दिन के दौरान मिल रहे हैं, पिछले 4 सेशन से मिल रहे हैं, भले रेंज बाउंड ट्रेड हो तो आराम से ट्रेड करें। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, मैंने पॉजिटिव के तौर पर चुना है मेटल्स को, नेगेटिव के तौर पर चुना है रियल एस्टेट को, और साथ ही मैंने नेगेटिव बैंक शेयर को भी डाला है सेक्टर में। लेकिन बैंक शेयर किसी भी तरफ आपको बड़ा मुंह दे सकते हैं। शुरुआत में नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है अगर मैं जो सरप्राइज की बात कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज आए तो बैंक निफ्टी या बैंकिंग शेयरों से आ सकता है। चलिए, तो बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखिए, एक्सपर्ट्स को भी जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे अप्रोच करेंगे। दरअसल हमने देखा है 7,500, 7,550 एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और उसको लांघना काफी मुश्किल हो रहा है। राकेश, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे फिर भारतीय बाजारों को आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, मार्केट्स इतनी बड़ी रैली लेने के बाद ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। निचली स्तरों पे टेक्निकली देखें तो 7424 एक इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में 7580 के अराउंड एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 7424 के लेवल्स नीचे में तोड़ता है तब ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तब 7530, 7540 एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। बट देखने की बात यह है हेमंत जी कि अगर 7424 के लेवल टूटते हैं तब मार्केट नीचे कितना सस्टेन करता है। मुझे नहीं लगता अगर 7424 के लेवल्स मार्केट नीचे में तोड़ता भी है तो कोई बहुत बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अगर शॉर्टिंग करनी है तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी देखें निश्चित स्तरों पर 15,000 के अराउंड एक स्ट्रांग सपोर्ट है। दूसरी तरफ हेमंत जी जैसे मेंशन करा कि यूरोपियन मार्केट्स में 5% की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है, बट अगर आप यूएस मार्केट्स में देखें वहां पर भी ऊपर से गिरावट देखने को मिली है, बट साथ साथ नीचे से एक रिकवरी भी देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। नीचे में जो सपोर्ट जोन है 7400 से लेकर 7424, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि मार्केट जल्दी में इसको तोड़ेगा। ओके, तो ये है राय आज के बाजार पर निफ्टी पर। संदीप, आपकी क्या राय है? क्या यहां पर मुनाफा वसूली करके एक अच्छे करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, या ये 3-4 दिन का जो कुछ भी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है वो काफी है और फिर से खरीदारी के मौके? कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी को? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो सही है कि 7300, 7350 ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि 7400 को जल्दी से निफ्टी तोड़ेगा। एंड ओवरऑल जिस तरीके से जो कल का इतना बड़ा एक इवेंट था, तो एक्शन तो बहुत बुलिश था, बोल्ड भी था, बहुत ऑडाशियस था, टोन बेरिश था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इवेंट खत्म हो गया। 15 तारीख को देखना है बैंक ऑफ जापान का है, 16 को फेड का है, तो वहां पे भी हो सकता है कि मार्केट उसको भी पचा जाए। एंड इंडियन मार्केट्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि इंडिया में अब मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स कल 2 आए हैं और ऐसे और भी आने वाले हैं, तो मुझे लगा रहा है कि एक्शन इंडियन मार्केट्स में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मंदी का माहौल बन गया है। मुझे लगता है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हो। जैसे कि कल जो बिल्स आए उसके सामने ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स है जिनको बहुत फायदा मिलेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनीज है, तो इन सब पे ध्यान दिया जाए। ओके, चलिए, तो ये राय निफ्टी पर संदीप की। लेकिन अनिल, ये बताइए, एफआईआईज तो हम देख रहे हैं खरीदारी का फिगर उनकी तरफ से आया है, लेकिन कल कुछ ब्लॉक्स हुए हैं, उसकी वजह से ये खरीदारी का फिगर दिख रहा है, कोई और वजह है? बिल्कुल, लेकिन एग्जैक्टली कितनी ब्लॉक्स की वजह से खरीदारी हुई वो पता नहीं, क्योंकि 75 लाख शेयरों का इन्फोसिस का कारोबार हुआ था सुबह 9:15 पर, कल खुलते हमने बताया था। अब 75 लाख शेयरों के हिसाब से अगर आप 862 करोड़ के आसपास, 900 करोड़ के आसपास का वो फिगर है। 900 करोड़ में अब कितना एफआईआईज ने खरीदा पता नहीं, लेकिन फर्ज करें पूरा 800, 850, 900 करोड़ भी अगर एफआईआईज ने खरीदा हो तब भी फिगर तो पॉजिटिव है, वो हटाकर देख लें। और दूसरा, 900 करोड़ का इन्फोसिस खरीदना भी अल्टीमेटली खरीदारी तो है ही, 100%। तो ऐसे में आंकड़ा बुरा बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी नॉर्मल दिन में अगर 1000 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी होती तो आपको निफ्टी जो 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है वो 50 पॉइंट ऊपर दिखता। अब बाकी आंकड़े उतने दमदार नहीं है, ये दिक्कत की बात है। लेकिन एक और अच्छा आंकड़ा जो मैं बताना चाहता हूं वो है डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली का 250 करोड़ का। तो थोड़ा बिकवाली का दबाव कम हुआ है कल डोमेस्टिक फंड की तरफ से, यानी कि एक संकेत डोमेस्टिक फंड साफ दे रहे हैं, बाजार गिरेगा तो वो ज्यादा बिकवाली नहीं करेंगे, लेकिन मजबूत रहेगा तो बेचेंगे। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों में।
28 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स कल एफआईज ने बेचे, तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है। वहां पर जो दबाव बना वो तेजी की पोजीशन कम करने की वजह से बना। जो कुछ भी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में तेजी की पोजीशन बनाई हुई थी, खासतौर से निफ्टी में पिछले 3 सेशन में, तो 8 लाख शेयर वहां पर उन्होंने कम किए। तो एफआईज की तरफ से जो दबाव बना है वो तेजी की पोजीशन कम होने का बना है। 635 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है एफआईज ने, ये आंकड़ा सबसे नेगेटिव। और कल भी आपको याद होगा मैं यही कह रहा था कि अगर बाजार को खराब होना है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होगी 1250 करोड़ के एफआईज की स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली की। तो 2 सेशन में लगभग 2000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज बेच चुके हैं। तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ा ऊपर के लेवल पर आपको उन बड़े दिग्गज शेयरों में सावधान रहना है जहां एफआईज की होल्डिंग। और खासतौर से जो ट्रेडर्स इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि जिन बड़ी कंपनियों में डिविडेंड आना है, बड़ा डिविडेंड आना है, वहां खरीदारी की जाए, वहां एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। कल आपने देखा किस तरह से रिलायंस जैसे शेयर जिस दिन मीटिंग है उस दिन 3% नीचे जाकर बंद होते हैं। तो थोड़ा सा वहां से सावधानी का संकेत जरूर आता दिख रहा है, जो हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए थोड़े से कॉशियस साइंस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईएस का जो आंकड़ा है बिकवाली का वो घट रहा है। ऐसे में आप जानते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से उनके एक एक टॉप ट्रेड क्या है। बताइए राकेश, अगर एक ट्रेड आपको लेना हो तो कौन से स्टॉक में होगा और किस तरफ होगा? हेमंत जी, एक ट्रेड लेना हो तो बाइंग साइड पर होगा और एशियन पेंट्स को बाय करना चाहूंगा। टेक्निकली मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नया लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए। कल के भी गिरते मार्केट में स्टॉक ने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाया था, पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 870 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स को खरीदने की राय रहेगी 932 के टारगेट के लिए। तो एशियन पेंट्स खरीदना चाहते हैं यहाँ पर। संदीप, आपकी क्या राय? कोई एक शेयर अगर खरीदना हो आपको आज के लिए, तो चाहे वो निवेश के लिहाज से हो? देखिए, बिल्कुल एशियन पेंट्स था जो उन्होंने राकेश ने बोल दिया, तो लार्ज कैप में एशियन पेंट्स। बट अगेन अगर छोटी कैप की बात करें तो कांसाई नेरोलेक है, ऐसा ही एक पेयर है, बर्जर पेंट्स है। जो मुझे ऐसा लगता है कल जो रेगुलेटरी बिल आया रियल एस्टेट का, तो इससे रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी एंसिलरी बिजनेसेस है वहां बहुत फायदा दिखेगा, जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स है। तो ऐसा लगता है जैसे टाइल्स के बिजनेसेस को, मार्बल्स के बिजनेसेस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये इंडस्ट्री आएगी सामने। तो ऐसा लगता है कुछ जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो कंप्लायंस की वजह से कॉम्पिटिटिव नहीं रहते थे, अब जब सबको कंप्लाई करना पड़ेगा तो सर्टेनली बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। तो आशियाना हाउसिंग है, बहुत अच्छी लगती है, और इंडिया सीमेंट्स है क्योंकि सीमेंट कारोबार से है। हाउसिंग फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता है कि डीएचएफएल अभी भी बहुत सस्ता है, नीचे से हालांकि चल चुका है बट स्टिल इट इज वेरी चीप। तो मुझे लगता है डीएचएफएल पे ध्यान दिया जाए। चलिए, तो समय पर घर बनेंगे, देरी नहीं होगी, तो इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट्स, टाइल कंपनियां, ये वो एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है या स्पेस ऑफ द डे हो सकता है। ये हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इन सब तमाम शेयरों पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? बेहद इंटरेस्टिंग है हेमंत। हालांकि डेटा में बड़े बदलाव नहीं, लेकिन डेटा सेंटीमेंट बता रहे हैं। और वो कैसे? कल के सेशन में देखिए, आप 3 आंकड़ों को जनरली देखते हैं कि बाजार में क्या हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स, तीनों में कल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है जी। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर्स थक रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है बाजार कहीं जा नहीं रहा, पोजीशन हल्की की जाए। और ये इस तरह का माहौल मुझे बड़ा पसंद आता है। ऐसे माहौल में बाजार एक बड़ा मूव देने की कोशिश करता है। अब वो मूव ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि जब नर्वसनेस ज्यादा हो तो फिर संभावना ये होती है कि बाजार आपको पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज करे। ये डेटा से सेंटीमेंट का अंदाजा लगाने वाली बात है, क्योंकि 8 लाख शेयर कल निफ्टी में कम हुए, 60,000 शेयर बैंक निफ्टी में कम हुए। पुट कॉल रेशियो 0.97 पर है, कंफर्टेबल जोन में। लेकिन एक बड़ा बदलाव इंटरेस्टिंग जो हुआ है वो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट में 7,000 के लेवल पर बना हुआ था अब तक पूरी सीरीज में, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है 7,200 के लेवल पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो लोग अब से लेकर एक्सपायरी तक का एक ट्रेडिंग रेंज लेना चाहें उनके लिए एक बहुत अच्छा संकेत आता हुआ दिख रहा है। और वो ये कि 7,250 के लेवल से जो आपने एक ब्रेकआउट देखा था निफ्टी पर, जिससे हम 7,550 तक पहुंचे, अब वो लेवल और बड़ा और अहम सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इस सीरीज के लिए आप आउटलुक देख रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं यहां से 200 पॉइंट से ज्यादा की मंदी इस वक्त निफ्टी में नहीं दिख रही है। ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट तेजी करने वाले ट्रेडर्स को आ सकता है अगर आप पोजिशनल बेस पर अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहें। तो ये आंकड़ों में बदलाव है। बाकी जो मैंने कहा 7,500 के लेवल को मैं अब भी इसलिए निर्णायक मानता हूं, वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। जब तक आप उसके ऊपर डिसिसिवली निकले नहीं, टिके नहीं, और अगर हफ्ते के आज आखिरी दिन
क्लोजिंग 7,500 के ऊपर हो जाए तो क्या कहने? बिल्कुल क्या कहने, और अगर 7,547 का कल का हाई ब्रीच हो जाए तो फिर वाह है। चलिए इस सब पर बात करेंगे, हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये सब बताएंगे आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होंगे और देंगे आपको उनकी राय। बजट मतलब CNBC आवाज, क्योंकि बजट भाषण के दौरान 87% लोगों ने देखा CNBC आवाज। बजट हफ्ते में 73% लोगों ने देखा CNBC आवाज। बजट हफ्ते में मार्केट के दौरान 81% लोगों की पहली पसंद बना CNBC आवाज। बजट के दिन 71% लोगों की पहली पसंद बना CNBC आवाज। 11 सालों से देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। और पहली राय देखिए आपकी स्क्रीन पर मनोज सचदेव की तरफ से हेम सिक्योरिटीज के कह रहे हैं बिकवाली करिए, 7,400 का टारगेट दे रहे हैं, 7530 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। लेकिन मानस जायसवाल कहते हैं कि खरीदारी कीजिए निफ्टी पर, 7,400 का ही स्टॉप लॉस वो लगाने की बात कर रहे हैं जहां पर मनोज का टारगेट है और 7,650 लक्ष्य है मानस का। मनोज के साथ पुनीत भी बेरिश हैं, पुनीत केनरा बोनांजा पोर्टफोलियो के, वो भी कह रहे हैं कि 7,410 तक खिसक सकता है निफ्टी, 7550 और उसके बाद उसके नीचे भी जा सकता है। वहां स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। खरीदारी करना चाहते हैं विशाल मलकान भी और 7,410 का उनका स्टॉप लॉस है, लक्ष्य उनका 7,550 का। ग्लोब कैपिटल के नीरव अखारिया भी बिकवाली करने की राय दे रहे हैं और उनका टारगेट देखिए 7,420 का, 7550 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट बेरिश, 2 बुलिश हैं। तो एक संकेत साफ दिख रहा है हेमंत, वो ये कि 7,400 के आसपास है अहम सपोर्ट और 7,550 के आसपास बाजार अटकेगा। तो ब्रॉडली वही रेंज है जिसकी हम सुबह सुबह बात कर रहे थे। ये है इस वक्त निफ्टी का रुझान। लेकिन निफ्टी के बाहर कहां है मौके आपके लिए आज उन 5 टॉप शेयरों में जहां पर खबरों के दम पर दिखने वाला है जबरदस्त एक्शन? बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सन फार्मा रहेगा आज सबसे पहले एक्शन में और थोड़ी सी नेगेटिव खबर इस स्टॉक के लिए, और वो ये कि हलोल प्लांट जो गुजरात में इनका है, यहां पर जो दवाएं इन्होंने बनाई थी उसका एक रिकॉल हुआ है। 4 लाख कार्टन इन्हें फिर से मंगाने पड़े। तो ये सन फार्मा के लिए नेगेटिव खबर। एनबीसीसी के लिए पॉजिटिव खबर आती हुई बड़े टिकट साइज का शेयर हो गया था और अब बोर्ड बैठक है आज जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड मंजूरी देगा। तमाम रियल एस्टेट कंपनियां रहेंगी रडार पर। राज्यसभा में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल कल पास हो गया और समझा ये जा रहा है कि थोड़ा सा कड़ा कानून है ये तमाम डेवलपर्स के लिए। तो देखना होगा पिछले हफ्ते की इस हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद क्या इन रियल एस्टेट कंपनियों पर कोई आज नेगेटिव असर दिखता है। डीएलएफ, एचडीएल, अनंतराज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, तमाम ये रियल्टी शेयर आज आप रडार पर रखें। कमोडिटी शेयरों को भी रडार पर रखें, खासतौर पर मेटल्स और माइनिंग से क्षेत्र से जुड़े हुए कंपनियां, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स। ईसीबी ने कल बॉन्ड परचेज जो प्रोग्राम है उसको जारी रखने की बात कही है। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उन्होंने उठाए हैं। तो देखना होगा आज ये स्पेस किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है। कॉनकोर कल ऑफर फॉर सेल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बंद हो गया। लगभग 19.5 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल था सरकार की तरफ से 5% हिस्सेदारी के लिए और 3 गुना के आसपास ये बढ़ गया। 55 लाख शेयरों की बोलियां उन्हें मिली। 1165 करोड़ रुपए जुटाने की सरकार की योजना थी। सबसे बढ़िया बात क्या है इस ऑफर फॉर सेल में, एलआईसी को बहुत ज्यादा शेयर खरीदने नहीं पड़े। महज 15% के आसपास का अलॉटमेंट एलआईसी को मिला है और एफआईज ने जमकर पैसा लगाया है कॉनकोर के ऑफर फॉर सेल में। और एक सबसे अहम बैठक जो कल देर शाम हुई लंदन में ईसीबी की तरफ से, और ईसीबी की बैठक पर नजरें थी दुनिया भर की, किस तरह की कदम आगे उठाता है ईसीबी और उसका क्या असर होगा पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी पर, बाजारों पर। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सिंगापुर से फोन लाइन पर जुड़ रही है डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव। राधिका जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या संकेत ले रही हैं आप ईसीबी चीफ मारियो ड्रागी के बयानों से? क्या आगे चलते हुए अब वो ब्याज दरें नहीं घटाएंगे, ये समझना ठीक है? गुड मॉर्निंग।
आई थिंक जो मार्केट्स ने थोड़ा जैसे बोलते हैं जंप द गन, पहले जो उनके मेजर्स थे जब विच वाज एक्चुअली मच मोर देन एक्सपेक्टेड, उसके बाद यूरो गिरा, स्टॉक मार्केट का भी रिकवर हुआ, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी आई थिंक रेट्स एट द लो बॉन्ड, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, आई थिंक मार्केट्स एकदम टुक प्रॉफिट्स। हमें नहीं लगता कि उन्होंने कम्प्लीटली दरवाजा बंद कर दिया है फर्दर ईजिंग के लिए। इनफैक्ट इट इज स्टिल ऑन द टेबल, बट मच ऐसा डिपेंड करेगा कि उनका इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी कैसा है, क्योंकि अभी तेल बहुत कम है इस साल, तो जो पहले इन्फ्लेशन का रिबाउंड होने वाला था वो नहीं हो पाया है, तो उनका हमें लगता है कि फेब जून जुलाई तक इन्फ्लेशन नेगेटिव में जा सकता है, तो वो देखते रहेंगे। एंड देन अगर जाता है, ग्रोथ पिकअप नहीं होता है, तो हमें लगता है वो अभी भी रेट कट या क्यूई पे चेंजेस कर सकते हैं। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर अब किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इस ईसीबी की बैठक का, और भारत पर भी किसी तरह का असर आप देख रही हैं? आई थिंक भारत पे और ये मार्केट ये है कि हमें एक एंकर चाहिए ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली G3 में से, यूरोजोन हो, यूएस हो या जापान हो, क्योंकि चाइना का भी अभी ग्रोथ कम हो रहा है, 6.5% का टारगेट बना है अभी। तो आई थिंक ईसीबी का जो एक्शन है वो पॉजिटिव है कि सेंट्रल बैंक्स एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो कम इम्पैक्ट हो रहा है यूरोप पे स्टॉक मार्केट्स पे, अगर देखिए यूएस मार्केट्स भी काफी ग्राउंड गेन नहीं कर पाए, वो थोड़ा स्केप्टिसिज्म लाता है ये इंडिया मार्केट्स के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसा सोचेंगे कि देयर आर नो एंकर्स ऑफ ग्रोथ, एंड उसकी वजह से ये मार्केट्स जो है, जो पहले ही इनफैक्ट एक्सपोर्ट सेक्टर मोस्ट ऑफ द एशियन इकोनॉमीज में काफी रिसेशनरी है, तो इससे ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो देयर इज नो पॉलिसी सपोर्ट जो आने वाला था, उसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था, वो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि होने वाला, तो इसलिए इंडिया और ये मार्केट्स के लिए सम बिट ऑफ एन हेडविंड बना रहेगा। इनफैक्ट आज का प्राइस एक्शन हमें लगता है कि ऑन द नेगेटिव साइड ज्यादा होगा शायद, स्पेशली कल का प्राइस एक्शन से भी नेगेटिव फिनिश हुआ, तो उसका मूड ऐसे ही जारी रहेगा। परफेक्ट। तो ये है एनालिसिस पूरा आपके लिए, जो कि ईसीबी की बैठक के डिसीजंस के बाद आता है। और राधिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज सुबह वक्त निकालकर ये विश्लेषण देने के लिए। अब फोकस करता हूं मैं स्टॉक्स पर। सन फार्मा 4 लाख कार्टन यहां पर रिकॉल किए हैं। हलोल प्लांट से इन्होंने दवा भेजी थी अमेरिका, और वो रिकॉल करनी पड़ी है। मुझे याद है संदीप, आपसे पहले जब बात हुई थी सन फार्मा के लिए, पहले वो जो सब यूएस एफडीए की प्रॉब्लम्स आई थी, आप ये कहते थे कि 850 के आसपास खरीदूंगा मैं सन फार्मा। अब आज वापस 850 आ ही जाएगा ऐसा लग रहा है। क्या ये लेवल ठीक है खरीदने के लिए, या फिर थोड़ा और नीचे के लेवल का इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं इंतजार करूंगा। इनफैक्ट कल वैसे काफी पॉजिटिव था और ऐसा लग रहा था कि आज भी ठीक करेगा, बट अब जिस तरीके से ये सारी नेगेटिव न्यूज फ्लोज है और काफी दिनों से ये चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं सन फार्मा, मतलब जिन पीई वैल्यूएशंस पे है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट ही करना ज्यादा सही रहेगा। उन दिनों में 800 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लगा करता था और जिसको इनफैक्ट रेस्पेक्ट भी दिया था, 780 के बाद वापस से बाउंस भी किया था, मुझे याद है वो शो, और फिर उसके बाद बेरिशनेस देखी थी स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। इन लेवल्स पे एंट्री तो मैं राय नहीं दूंगा। बाकी थोड़े सस्ते फार्मा स्टॉक्स है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी डॉक्टर रेड्डी में दम है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। इप्का लेबोरेटरीज है, तो यही टाइप की प्रॉब्लम्स वहां भी है, तो अगर ये लेना तो वही ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है, तो इन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, सन फार्मा नहीं, डॉक्टर रेड्डी खरीदें अगर आपको खरीदना है, तो आज स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं क्रिस सुब्रमण्यम भी, अल्टामाउंट कैपिटल के। क्रिस साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए सबसे पहले, क्रिसिल ने जिस तरह से 8 बैंकों को डाउनग्रेड किया है, उसके ऊपर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या लेट डाउनग्रेड आया है, जितना गिरना था ये गिर चुके हैं अब, और आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, ये तमाम ऐसे बैंक हैं, कैनरा, जिसके ऊपर उन्होंने एक अपना व्यू बनाया है। आज कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इन बैंक्स पर? जी, मेरा मानना है कि शायद जो भी डाउनग्रेड वगैरह आया है, इसके चलते यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे देखें तो पीएसयू बैंक्स के 2 कैटेगरीज हैं, जो एक टॉप रंग के हैं, एसबीआई और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा और शायद एक कैनरा।
लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी सब बैंक्स पे काफी प्रेशर है, और यहाँ पर हम अगर डाउनग्रेड देखे भी है तो इसका वैसे भी अगर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी भाव काफी घट चुके हैं। हो सकता है सेंटिमेंटल इश्यू से आज थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट मिले। मुझे नहीं लगता यार इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ ऐसी कोई बड़ी ऐसा सेल ऑफ आएगी, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इस सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ी बहुत यहाँ पर सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली संकेत मिल रहे हैं। तो आई थिंक जहां पर जो भी अनाउंसमेंट आए उसके चलते एक सेंटिमेंटल थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट आ सकती है। मेजर सेल ऑफ मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी बैंक निफ्टी में, लेकिन कमजोरी तो रह ही सकती है। ये राय है सुब्रमण्यम साहब की। एशियन पेंट्स खरीदारी करने की राय दी थी राकेश बंसल ने, और एशियन पेंट्स के साथ साथ तमाम दूसरे पेंट्स स्टॉक खरीदने की राय दी थी संदीप ने भी। लेकिन राकेश की पिक में मैं देख रहा हूं एक और स्टॉक है जीई शिपिंग, कैश मार्केट का स्टॉक, ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। राकेश, बताइए इसके बारे में। अनिल जी, जीई शिपिंग में देखें तो कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल के अपमूव के बाद जो एक ऑनगोइंग करेक्शन थी उसके खत्म होने के संकेत हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है जीई शिपिंग में एक अच्छा उछाल आ सकता है। 301 के स्टॉप लॉस के साथ जीई शिपिंग को बाय करना चाहिए 337 के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, तो जीई शिपिंग और ऐसा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय है। पेंट कंपनियों पर बुलिश है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स राकेश और संदीप, और जीई शिपिंग एक और ऐसा स्टॉक जिस पर राकेश अब बुलिश होते हुए। इंटरग्लोब एविएशन पर संदीप आपसे राय लेना चाहूंगा। इन्होंने A320 नियो की जो डिलीवरी है वो ले ली है, और कल हमने देखा था ATF के दाम भी घटे थे, वो भी एक पॉजिटिव माना जाएगा इन कंपनियों के लिए। और ओवरनाइट भी हमने देखा कच्चे तेल के दाम घटे थे। इंटरग्लोब पर क्या राय है, क्या आज तेजी बन सकती है इसमें? देखिए, लेवल्स बुरे नहीं है, इनफैक्ट अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही चल रहा है। बट स्टिल भले ही कल ATF की प्राइस गिरी हो, बट ओवरऑल देखें तो क्रूड का जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है वो खत्म हो गया, और जो उनको इतने दिनों से इस चीज का बेनिफिट मिल रहा था, तो अब लगता है कि ठीक है, इन लेवल्स पे भी वैसे कोई बुराई नहीं है। बट ओवरऑल जो, और ये लोग कहीं ना कहीं ये कंपनी फ्लीट ट्रेडिंग में है, और ओवरऑल बहुत अच्छी बैलेंस शीट सालों से देती आ रही है, प्रॉफिट्स में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निचले स्तरों पे कहीं ना कहीं 750 725 का रेंज आए तो वहां पे लिया जा सकता है। बट स्टिल मेरे हिसाब से ये सारे जो भी एयरलाइन स्टॉक्स है वहां पे लंबा निवेश नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, और साल 6 महीना इन टाइप का एक होराइजन लेके ही काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये राय इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन और तमाम एविएशन स्टॉक्स पर। वक्त है संदीप आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज सुबह जुड़कर मार्केट काउंटडाउन में अपनी राय देने के लिए। और अब बात हमारे खास आयोजन रियल एस्टेट अवार्ड्स की। यहाँ CNBC आवाज के 10वें रियल एस्टेट अवार्ड का कल शाम मुंबई में ऐलान किया गया। अलग अलग कैटेगरीज में देश के 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डर्स और डेवलपर्स को एक शानदार समारोह में सम्मानित किया गया। एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार सस्ते घरों को बढ़ावा भी देगी। उन्होंने बिल्डर्स से अपील भी की कि वो लग्जरी सेगमेंट की जगह अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस करें। जिस सेक्टर में घर बने हुए हैं उस सेक्टर में आज बड़े पैमाने पर फ्लैट्स खाली पड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है, और जो लेने वाला है वो अफोर्ड कर सके इस प्रकार के फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है। और इसलिए मैंने अभी ये भी डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा, जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स तैयार होंगे, वो ऐसे क्षेत्रों को ओपन अप करें कि जिसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग करने में लोगों को भी सुविधा हो। इस मौके पर CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया ने कहा कि आवाज के रियल एस्टेट अवार्ड को देने का मकसद इंडस्ट्री के अच्छे काम को सम्मानित करना है। हमने इस अवार्ड को बहुत संभाल करके बनाया है। 17,000 एंट्रीज हमारे पास आई इस साल। 8 शहरों को हम कवर करते हैं जहां ऐसी एक्टिविटी है जहां मुकाबला देख सकें, और सारे अलग अलग सेगमेंट में, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, छोटे शहर, बड़े शहर, और इसके अलावा जो पाथ ब्रेकिंग अचीवमेंट हैं। इस मौके पर हमने एक खास और चीज की है, वो ये है कि पूरे डिकेड के 10 बड़े अचीवमेंट क्या हैं
उनका एक अलग बनाया है। तो थोड़ा सा अवार्ड की लिस्ट लंबी है, लेकिन वो ऐसे अवार्ड हैं जिनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। चलिए, डीएलएफ को बिल्डर ऑफ द डिकेड का अवार्ड कल सीएनबीसी आवाज ने दिया है। इस शेयर पर भी एक राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं, क्रिस बने हुए हैं और मयूरेश जोशी भी जुड़ चुके हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 2 अंक ऊपर है, बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है आज समय एसजीएक्स निफ्टी। मयूरेश से जानते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे आज के बाजार को। मयूरेश बताइए क्या राय बन रही है? 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद कल थोड़ा दबाव वाला सेशन था, आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कैसा रह सकता है? मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक क्लियरली मार्केट्स कंसोलिडेट हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो ईसीबी ने कल स्टिमुलस अनाउंस किया था बेटर देन एक्सपेक्टेड था। दूसरी बात जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस मार्केट उम्मीद लगाए बैठा है कि 50 या 25 बेस के जो कट्स आएंगे वॉट एवर द केसेस, आई थिंक वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तीसरा, अगर मानसून ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स अच्छे रहें तो जो आई थिंक रूरल स्पेंडिंग पे जो बजट ने एम्फेसिस दिया है वहां पे एक अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है। बट लुकिंग इनटू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी वीक रहेंगे, केपेक्स साइकिल वीक रहेगा, ग्लोबल डेटा पॉइंट्स काफी वॉलेटाइल है। तो मुझे लगता है मार्केट्स एक रेंज में रह सकता है। हालांकि आई थिंक निफ्टी की मूवमेंट एटलीस्ट टैक्टिकली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो ये राय बाजार पर, लेकिन एक सेक्टर जिस पर राय लेना चाहता हूं और वो है रियल एस्टेट का। सुब्रमण्यम साहब, कल रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हो गया राज्यसभा में। अब समझा ये जा रहा है आमतौर पर ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव वाला मामला है। और दूसरी बात है कि ये शेयर पहले से भाग भी चुके हैं इस उम्मीद में कि ये बिल पास होगा। कहीं कोई अगर आपको लगता है कि शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए तो वो कौन सा स्टॉक है, या फिर आप एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर नीचे खुले और खरीदना चाहें तो वो भी बता दीजिए। अनिल जी, आई थिंक यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। इसका वजह ये कि अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर अगर पूरी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है डीएलएफ, एचडीआईएल, ये सब काउंटर्स अगर आप देखें तो लास्ट आई थिंक 3-4 महीने में एक एक्यूमुलेशन फेज पे है। और खास करके अगर आप देखें तो इसकी चार्ट भी अगर आप देखें आई थिंक देयर ऑल यहाँ 200 डीएमए के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, वो काफी अहम है। ऑफकोर्स यहाँ नियर टर्म में थोड़ी बहुत प्रेशर आ सकती है, लेकिन इसको अगर निफ्टी के विसाविस भी कंपेयर करें, निफ्टी अभी भी 200 डीएमए से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट काउंटर्स में एक बाइंग की एक रुचि बनी है। और मुझे अगर इनमें से इस स्पेस में अगर चुनने का है, और जो भी हमने बजट के बाद या हमने काफी राइज देखी है उसमें एचडीआई हाउसिंग डेवलपमेंट ये खास करके मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी अच्छी खासी बूस्ट मिली है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने बजट के बाद अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त देखी है, 60 से 70 के आसपास गए। तो हो सकता है आज एक थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिले, लेकिन मेरा मानना है कि शायद किसी को अगर दाव लेने का शायद 65-66 इससे आसपास यहाँ पर इस एचडीएल को खरीदार कर सकते हैं। आई थिंक एक नियर टर्म टारगेट एक 75 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। एंड इवन डीएलएफ आई थिंक यहाँ पर चार्ट के लेकर आप देखें तो शायद थोड़ी बहुत यहाँ नियर टर्म प्रेशर है, लेकिन नीचे मेरा मानना है कि शायद एक खरीदारी करके चलनी चाहिए। आई थिंक ओवरऑल इस सेक्टर में आई थिंक 2016 में एक डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस देखने की पूरी चांसेस है। ओके, चलिए, तो डीएलएफ ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल सीएनबीसी आवाज ने भी इसको एक रियल एस्टेट अवार्ड दिया है, तो इस शेयर पर जरूर नजर रखिएगा। लेकिन कोलगेट पामोलिव ये एक ऐसा स्टॉक है मयूरेश, देखिए, जो हर रोज नए 52 हफ्ते के निचले स्तरों को छू रहा है। पतंजलि का जिस तरह से एक कॉम्पिटिटर के रूप में उभरा है, वो लगता है वहां से ही प्रेशर देखने को मिला है। कल बड़े वॉल्यूम्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या खरीदारी करने का अच्छा मौका दे रहा है ये शेयर, या और नीचे जा सकता है? क्या व्यू बन रहा है आपका? नहीं, जैसे ये शेयर की पिटाई हुई है, आई थिंक ऑब्वियस रीजंस यही हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जिनकी मार्केट लीडरशिप पोजीशंस है, पतंजलि के लॉन्च की वजह से इट इज पॉसिबल कि जो फियर फैक्टर है स्ट्रीट के ऊपर कि जैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ेगी, जैसे टाइप्स करेंगे शायद अदर मल्टी ब्रांड एजेंसीज के साथ, आई थिंक दे रिट्रेंच इनटू रूरल एरियाज। बट कोलगेट का जो प्रेजेंस है नॉट जस्ट इन इंडिया, आई थिंक वर्ल्ड वाइड जो प्रेजेंस है, आई थिंक ये काफी वेल नोन है, अलग अलग रिवर्स प्रोडक्ट्स है। और मुझे जो लगता है आई थिंक जो इनकी ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड रिकॉल है ये अभी भी स्ट्रांग है। उदाहरण से देना चाहता हूँ, आई थिंक परसों ही हम मॉल गए थे और मेरी बच्ची बोल रही थी हम कोलगेट खरीदते हैं, सो देयर इज नो टूथपेस्ट। आई थिंक ये कोलगेट ही एक सिनोनिम है। और मुझे भी लगता है आई थिंक जो पतंजलि खरीदते होंगे वो बोलते रहेंगे यार कोलगेट वाली पतंजलि देना। तो आई थिंक आई एम नॉट बायस टुवर्ड्स द स्टॉक, बट जो एक ब्रांड रिकॉल ये काफी स्ट्रांग है। एंड विद दैट इंटेंस इटसेल्फ जो आरओईज ये कंपनी जनरेट करती है, जो कैश फ्लो जनरेट करती है, ये अभी भी स्ट्रांग है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट कोलगेट कैन प्रॉब्ली गेट इनटू इट्स डिस्प्ले जो मल्टी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो इंडिया में इन्होंने
लॉन्च नहीं किए हैं, अगर ये करते हैं और द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड मंथ्स, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ द स्टॉक डिक्लाइंस फर्दर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। क्वालिटेटिव स्टॉक है, क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है, कोलगेट था, कोलगेट रहेगा। यानी ब्रांड पर पूरा भरोसा है आपको एक्चुअली। जैसे कहते हैं ना कि सर्फ दे दो, तो सर्फ एक ऐसा नाम है जो हर डिटर्जेंट के लिए यूज हो जाता है, वैसे ही मयूरेश कह रहे हैं कि कोलगेट एक ऐसा नाम है जो हर टूथपेस्ट के लिए यूज होता है। सेम जैसे कि पहले लेदर शूज को बाटा के जूते कहा जाता था और वनस्पति घी को डालडा। जी हाँ, कुछ ब्रांड्स ऐसी बन जाती है जो कि वो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट हो जाती है। लेकिन एक बार चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि कल मैं देख रहा था बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर प्रेशर बना हुआ था। राकेश, चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं। कल स्टॉक ने एक नए लाइफ टाइम लोस पे क्लोजिंग ली है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लिया है। अगर किसी की शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं तो ऊपर में 840 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। बेचने वाले के लिए 840 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 840 के ऊपर निकलता है तब स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट हेमंत जी, एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी मयूरेश भी बोल रहे थे, देखिए पतंजलि मुझे भी नहीं लगता है कि कोलगेट के लिए थ्रेट है। तो ऐसा नहीं होता है 2,500 करोड़ की कंपनी अगले साल 4,000 करोड़ की बन जाएगी। एक नया प्रोडक्ट आता है, मास पॉपुलेशन है, एक लोग ट्राई करते हैं। बट अगर आप इसको ट्राई करें पतंजलि के टूथपेस्ट को, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। इसके जैसे शैम्पूज हैं, शैम्पू को भी अगर आप देखते हैं तो इट्स नॉट शैम्पू, इट्स क्लीनर। मुझे भी लगता है जिस तरीके से मयूरेश ने बोला है कि जैसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इनके लॉन्च होंगे तब एक देखने को मिलेगी, इसके अंदर भी एक रैली देखने को मिलेगी। मुझे भी लगता है डाउनसाइड के दायरे सीमित हैं, लंबी अवधि का नजरिया बना के इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो आपने प्रोडक्ट यूज किए, मजा नहीं आया। मयूरेश, आपने यूज किए प्रोडक्ट्स, आपका क्या रेस्पॉन्स है? प्रोडक्ट तो ठीक ठाक लगे, लेकिन जो एक टेस्ट का फैक्टर है, आई थिंक कोलगेट हैज दैट बेटर। अरे चलिए, बात कर ही रहे तो क्रिस से भी पूछते, उन्हें क्यों छोड़ा जाए। सर, आपने यूज किए क्या ये प्रोडक्ट्स? जी, काफी इंटरेस्टिंग चर्चा है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें शामिल होना चाहूंगा। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर यूज टू किया हूँ। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रीमली गुड, और आई थिंक इसमें इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली कॉस्मेटिक क्षेत्र पे अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये सब जो एमएनसी से इनकी काफी एडवांटेजेस है, लेकिन उसमें शायद कैचिंग अप करने का अभी भी यहाँ पर टाइम लगेगा पतंजलि को। बट आई थिंक डेफिनेटली एग्रेसिव है, और लेकिन मार्केट शायद ओवर रिएक्शन पे, दैट इज डेफिनेटली एग्री विद मयूरेश एंड राकेश। मार्केट ओवर रिएक्ट किया है, और खास करके कोलगेट की अगर हम बात करें, मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट शायद देखने को मिले। 750, 760 इस लेवल पे अगर आप जाए तो आई थिंक अच्छी खासी एक वैल्यू पिक है। और मेरा मानना है कि उस लेवल तक अगर किसी को वेट कर सकते हो तो आई थिंक उस लेवल पे मेरा मानना है अच्छी खासी एक वैल्यू पिक लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। चलिए, तो ब्रांड लॉयल्टी है अनिल। अभी भी देखिए कोलगेट के लिए सब लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर होगा करेक्शन के बाद। लेकिन आप देखिए एमएनसी कंपनी है, और बाबा रामदेव ने जिस तरह से पतंजलि को एग्रेसिवली मार्केट किया है, उसी का असर देखने को मिल रहा है कोलगेट के स्टॉक पर। और एक इसी तरह का शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए डियाजियो, ये भी एक एमएनसी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर माल्या साहब का जो हैंगओवर है वो छाया हुआ है। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब बात करेंगे कल के एक बड़े डेवलपमेंट की, जिसे ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, कल सरकार ने तेल और गैस पॉलिसी में कुछ बदलावों का ऐलान किया है। अब गहरे समुद्र में से गैस और तेल निकालना आसान होता हुआ दिखेगा। कितना फायदा मिलेगा देश की सबसे बड़ी और दिग्गज ऑयल एंड गैस कंपनी ओएनजीसी को, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओएनजीसी के सीएमडी डीके सराफ साहब का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सराफ साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कल जो कुछ भी ऐलान सरकार की तरफ से किए गए, कितना फायदा मिलेगा आपको? इससे हमको बहुत फायदा मिलेगा, और सबसे ज्यादा फायदा तो मिलेगा कि एक हमारा गैस की डिस्कवरी थी जिसको हमने काफी पहले किया था, उसका नाम है KG-DWN 98/2। उसको हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गैस की जो कीमतें थी वो बहुत ठीक नहीं थी, और हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनकी कीमतों में कुछ बदलाव किया जाए, उनकी वो जो कीमतें हैं वो कुछ बढ़ाई जाए। ये कल का जो निर्णय है बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय है, एंड मैं तो कहता हूं कि ये ऑयल इंडस्ट्री के लिए एक गोल्डन डे की तरह है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो कीमतें हैं वो ऑयल एंड गैस कंपनीज खुद ही डिसाइड कर पाएंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिस्कवरीज
in the difficult fields like deep water, ultra deep, and HPHT, which is high temperature, high pressure. So इन जगह जो नई इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसके संबंध में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑयल एंड गैस कंपनीज को कीमतें तय करने का अधिकार होगा और मार्केटिंग यानी कि किसको वो गैस बेचें वो तय करने का भी अधिकार होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी एक और चीज भी की है इसके साथ ही कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सीलिंग प्राइसेस भी लगा दी हैं कि इससे ज्यादा प्राइसेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय से हम अपना इस डिस्कवरी को मोनेटाइज कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेंगे। तो बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है आपकी कंपनी के लिए, पूरे सेक्टर के लिए। सर मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और अब आपसे जानना चाहता हूं कि अंडर डेवलप्ड डिस्कवरीज जो होंगी नए गैस की, तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी नए फॉर्मूले के हिसाब से? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं $4 होगी, कुछ कह रही हैं $5 होगी, CLSA 5 कहता है, नमूरा 4 कहता है। आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे सही आकलन क्या होगा? गवर्नमेंट ने 3 कीमतें तय की हैं और ये कहा है कि जो भी कीमत इन तीनों में से सबसे कम होगी वो हम मैक्सिमम प्राइस वसूल कर पाएंगे कंज्यूमर से। ये 3 कीमतें जो हैं उन्होंने बोला है कि जो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं उसके बराबर की कीमतें होंगी इंपोर्टेड प्राइस। तो पहली जो वो है वो फ्यूल ऑयल की जो प्राइस है वो होगी। दूसरी जो कीमत है वो इंपोर्टेड LNG की प्राइस होगी और तीसरी जो कीमत है वो उन्होंने कहा है कि वेटेड एवरेज ऑफ 3 अल्टरनेट फ्यूल्स। ये जो वेटेड एवरेज बोली है गवर्नमेंट ने उसमें 3 जो तीन फ्यूल्स रखे हैं वो रखे हैं इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड LNG और नाफ्ता। तो ये जो 3 जो हुई इन सब में जो सबसे कम होगी वो किया जाएगा। और हमने कुछ रफ कैलकुलेशंस की हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कीमत जो है $7 पर MMBTU आती है। अगर हम 2015 कैलेंडर ईयर की प्राइसेस को कंसीडर करें। 2015 की प्राइसेस का रेलेवेंस अभी क्या है कि जो 1 अप्रैल 2016 से जो प्राइसेस एप्लीकेबल होंगी वो सरकार ने कहा है कि 2015 की जो प्राइसेस हैं इन फ्यूल्स की उसके ऊपर निर्धारित की जाएंगी और इन प्राइसेस को हर 6 महीने बाद रिवाइज किया जाएगा। तो हमारी वर्किंग के हिसाब से ये आज की प्राइसेस के हिसाब से $7 आता है। तो $7 के आसपास आता है। अब बड़ा सवाल ये, जो कुछ बदलाव हुए हैं पॉलिसी में, आपके लिए मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं। पहला तो ये कि अब आप कितना नया निवेश, नया कैपेक्स करने वाले हैं। दूसरा ये कि इन फील्ड्स में जो 2 फील्ड्स की बात की जा रही है उसमें कब से फिर आप प्रोडक्शन लेना शुरू करेंगे? जहां तक 98/2 का संबंध है हमने इसका फील्ड डेवलपमेंट प्लान बना लिया है। DGS को उसको हमने भेज दिया है। DGS ने भी उसको एग्जामिन करके वो ऑलमोस्ट अप्रूवल की स्टेज पे है। रुकावट ये आ रही थी कि जो गैस प्राइस है वो थोड़ी कम है और उससे हम नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बहुत जल्द लेंगे और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बाद में 3 से 3.5 साल के अंदर इसकी गैस की प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो कितना हम गैस का प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो हमारा ये अनुमान है कि 17 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे गैस का और 77,000 बैरल्स पर डे तेल का इससे हमारा उत्पादन हो पाएगा, पीक प्रोडक्शन। और सर रत्ना और R सीरीज के जो ब्लॉक्स मिले हैं उससे कितना अतिरिक्त प्रोडक्शन होगा वो भी हमें बताएं। इसको अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि इसमें कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी इसको हम करके इस पर भी हम अपनी उचित कार्रवाई शुरू करेंगे। चलिए, बस शुक्रिया सरदार साहब आज समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आकर ये सब एस्टिमेट्स हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ONGC के शेयर पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी देखते रहिए CNBC आवाज।